अस्सलाम वालेकुम। अ, अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम जो कम्युनिकेट कर रहे थे, हम जो गो थ्रू कर रहे थे, डैट वाज अ विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, उसी का मैं हाफ पार्ट तो मैं कवर कर चुका था टिल पाई चार्ट्स। अब उसके बाद जो मैं कंटिन्यू करूँगा इस लेक्चर में, डैट्स अ लाइन ग्राफ। ठीक है, सो लाइन ग्राफ से मैं कंटिन्यू करूँगा, और जहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा और या जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं टिक कर, ताकि आपको पता हो कि मैं कौन से टॉपिक को गो थ्रू कर रहा हूँ राइट नाउ। सो राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू द लाइन ग्राफ्स। So I'm going to go through the book. The major objective of a line graph is to indicate trends over time. ठीक है जी। अब जो लाइन ग्राफ होता है ना, बेसिकली ये हिस्ट्री को शो करता है। ओके, जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बनाऊँ, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, मैंने बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये शो कर रही है। अब ये टाइम फैक्टर है, ये टाइम फैक्टर है, ठीक है जी। और ये उसकी इंटेंसिटी फैक्टर है, या आप इंटेंसिटी फैक्टर कह सकते हैं, या उसका वॉल्यूम फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम फैक्टर आप कह सकते हैं। मतलब अगर मैं आपकी एग्जांपल लूँ, तो आप सपोज आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए, एफएससी में कितने मार्क्स, या अगर मैं आपकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करूं, सो टिल 12th क्लास, जो आपका जो 12 क्लासेस होंगी और हर क्लास में आपने क्या मार्क्स लिए, उस हिसाब से लाइन शो। इस तरह से जो सेल्स होती हैं किसी भी कंपनी की, जो सेल्स होती हैं, सपोज एक साल की सेल है और वो जनवरी से स्टार्ट हो रही है, जनवरी टिल दिसंबर। अब हर मंथ में अगर आप लाइन देखें तो ये लाइन को इस तरह से ड्रॉ हुई हुई है, इस तरह से ड्रॉ हुई हुई है। ये देखें, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई हुई है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से कुछ ड्रॉ हुई हुई है। तो अब ये सपोज जनवरी में सेल इतनी थी, फेब में इतनी थी, फिर मार्च में इतनी होगी, अप्रैल में इतनी होगी, मई में इतनी हो गई, जून में इतनी हो गई। ठीक है, और ये उसका वॉल्यूम, उसकी इंटेंसिटी शो कर रहा है कि उस पर्टिकुलर मंथ में या उस पर्टिकुलर टाइम में क्या सेल हुई है। क्लियर जी। सो दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइन ग्राफ, कि जहाँ पे हमें हिस्ट्री शो होती है कि गिवन टाइम में, गिवन टाइम काफ़ी लेंथी होता है, और उस लेंथी टाइम पे, और ये हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस होती है, पास्ट परफॉर्मेंस के उस एक साल की पास्ट परफॉर्मेंस में या उस 6 महीने की पास्ट परफॉर्मेंस में एक्चुअली जो हमारे पास जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो क्या हो रही है। ठीक है, तो एक ही लाइन में हमें उसकी इवेल्युएशन का पता चल जाता है, उसकी परफॉर्मेंस का पता चल, जिस तरह से अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये आप क्यूएम में गो थ्रू करेंगे या कर रहे होंगे, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, और डिफरेंट वेरिएबल्स वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्यूएम का वैसे टॉपिक है। तो अब ये देखें, ये वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वेरी कर रहे हैं, ये फिक्स लाइन नहीं है। ठीक है, अगर ये लाइन अगर ऐसे हो जाए, सपोज इसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें, अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाए, सपोज इस तरह से करके ड्रॉ हो जाए, ओके, तो अब ये लाइन क्या है, ये फिक्स लाइन हो गई है। ओके, अब ये शो कर रहा है कि लाइक जैन की बात करूं, फेब की बात करूं, मार्च की बात करूं, अप्रैल की बात करूं, तो चारों मंथ में सेम ही ट्रेंड चल रहा है, सेम ही परफॉर्मेंस चल रही है। देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट और देयर इज़ नो डिक्रीज, जो कि आइडियल सिचुएशन होती है। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी हम नीचे जाते हैं। जिस तरह से मैंने कई दफ़ा इसको कोट किया है, कभी खुशी कभी गम। ओके जी। सो कभी हमारा अच्छा ट्रेंड होगा, कभी हमारा अच्छा ट्रेंड नहीं भी होगा। जिस तरह से हमारी डेली की लाइफ होती है, सम डे वी फील सो गुड, सम डे वी डोंट फील सो गुड। सो दैट्स व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। I hope you understood the basic crux of line graph. So the major objective of a line graph is to indicate trends over time, कि एक specific time में trend क्या चल रहा है। ठीक है जी। The distribution of two variable over time can easily be compared using a line graph. अब two variables, suppose I'm gonna make two variables. Okay, इस तरह से ये देखें, यहीं पे बना देता हूँ two variables। इसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
ये देखिए 2 वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एक वेरिएबल इस तरह से जा रहा है और एक वेरिएबल जो है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है जी। अब देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। अब मुझे एक बात बताएं कि कौन सा वेरिएबल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी। 2 वेरिएबल्स हैं, ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स का हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक साल में 1 ईयर में 1 ईयर ये 0 है और ये 1 ईयर है, ठीक है जी। एक साल 1 ईयर। अब एक साल में दोनों की क्या परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करना बड़ा आसान है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर रही है ए की और बी की परफॉर्मेंस ज़िगज़ैग है। इसका मतलब है कि बी इज अ रिस्की प्रोडक्ट वाइल ए इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। यहां तक ओके हो गया, यहां तक क्लियर है? ओके जी। सो ये कहना चाह रहा है कि हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, इवन के 3 लाइंस को कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा लाइंस बना दी, लाइक यू गोना मेक लाइक 10 लाइंस और 5 लाइंस, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर, ठीक। So the distribution of 2 variables over time can be easily compared using a line. However, while drawing a line graph, one should avoid adding up too many variables. Yes, and too many time periods. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टाइम एलोकेट करना शुरू कर दें। सपोज आपने उस लाइन में या इस लाइन में आपने 1 साल की बजाय आपने 20 साल मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइंस हैं वो आपने कोई 10 ड्रॉ कर दिए हैं। सो इट्स गोना बी वेरी मेसी, it's gonna be very tough, it's gonna be very difficult, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जिस तरह से यहाँ पे मैं करूँ जी 1 साल, फिर करूँ 2 साल, फिर करूँ 3 साल, फिर करूँ 4 साल, फिर करूँ 5 साल, फिर 6 साल, फिर 7 साल, फिर 8 साल। अब अगर 8 साल में चला जाऊँ और यहाँ पे कर लूँ 10 साल, इतने ईयर्स में कर लूँ और यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दूँ जी। एक और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, फिर मैं एक और लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, इस तरह से करके फिर इस तरह ड्रॉ कर दूँ। सो इट इज़ रियली टफ। आप खुद देखो, इट्स रियली टफ टू कंपेयर दो सॉर्ट ऑफ लाइन्स। ओके हो गया, यहाँ तक फाइन है जी। However, while drawing a line graph, one should avoid using adding up too many variables and too many time period. Otherwise, it would lose clarity. ठीक है जी। So इसकी जो clarity है, अगर आपने बहुत ज़्यादा variables को ऐड कर दिया या अगर आपने बहुत ज़्यादा time periods को ऐड कर दिया तो फिर आपकी clarity जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगी। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। अ टिपिकल लाइन ग्राफ हैज अ टाइम कंपोनेंट एक्सप्रेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड आर शोन अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, वही बात है कि एक्स एक्सिस में क्या टाइम फैक्टर शो हो रहा है और वाई एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड शो हो रहा है कि उस टाइम पे उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। यहाँ तक ओके हो गया? ओके, सो आई एम डन विद द लाइन ग्राफ। आई होप यू अंडरस्टूड। इट इज मोस्टली यूज इन द क्यूएम, जो आप आगे जाकर रिग्रेशन एनालिसिस में यूज़ करोगे। लेकिन इसका जो बेसिक पर्पज़ है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो पास्ट परफॉर्मेंस है कि 1 साल की या 1 महीने की कुछ टाइम की होनी चाहिए, ठीक है, उसको कंपेयर करना कि किस टाइम पे हमने कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, अब आप सपोज आप 12th तक अगर आप सारे ग्रेड्स लें तो आप फर्स्ट क्लास में आपने क्या ग्रेड लिया, फिर सेकंड क्लास में क्या ग्रेड लिया, फिर थर्ड में आपने क्या ग्रेड लिया, इस तरह करते करते 12th तक अगर आप आएँ तो 12 साल की आपकी परफॉर्मेंस एक इस लाइन से शो हो जाएगी। तो इस लाइन को देख के अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू गोइंग थ्रू ऑल दोज फिगर्स दैट यू ऑब्टेन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक हो गया यहाँ तक? शुड आई मूव ऑन जी? सो उसके बाद है एरिया ग्राफ। अच्छा, एरिया ग्राफ और जो लाइन ग्राफ है बोथ आर सेम, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एरिया ग्राफ में किया क्या है कि इस लाइन को, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कलराइज कर दिया बस। ठीक है, इसको हमने कलराइज कर दिया। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, इसको हमने कलराइज कर दिया, ऐसे ना हमने इसको कलराइज कर दिया। ये तो मैंने हैचिंग कर रहा हूँ ना, ये तो मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसने क्या किया है, वहाँ पे कलराइज कर दिया। तो मेन जो इसका पर्पस है कि कुछ लोग होते हैं कि जो
विजुअली थोड़े से इम्पेयर्ड होते हैं, उनको सही देखा नहीं जा देख नहीं पाते सही, तो उन लोगों के लिए होता है कि हम फिर एरिया ग्राफ डिफाइन कर देते हैं। वो कलर्स को तो आइडेंटिफाई, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, मिलियंस में कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू क्लियरली सी द लाइन्स, ओके, उनकी आइज़ को प्रॉब्लम, दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर हम एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, उसको कलराइज कर देते हैं। चीज़ वही है, एग्जैक्टली द सेम। सो डिफरेंस ये है कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफरेंट कलर्स कर देंगे। सपोज एक ये वेरिएबल जो है, इसको मैं येलो कर दूंगा, इसको मैं ब्लू कर दूंगा, इसको रेड कर दूंगा। सो इस तरह से कंपेयर करना भी रिलेटिवली ईजी होता है, जिस तरह से अब आगे आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो कन्वेंशनली जो यूज़ करते हैं वो हम विदाउट कलराइजेशन करते हैं। सिंपल जो एरिया सिंपल जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसके थ्रू करते हैं। सो एरिया ग्राफ आर सिमिलर टू लाइन ग्राफ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रादर कैन बी टर्म एज एन एक्सटेंशन ऑफ द लाइन ग्राफ, ये उसी की एक्सटेंशन होती है, लाइन ग्राफ की एक्सटेंशन होती है। द मेजर डिफरेंस वर्थ मेंशनिंग इज दैट द एरिया अंडर द लाइन इज फिल्ड इन। इसमें एरिया क्या होता है, अंडर filled in होता है, that's the main difference. The area between the line and the axis is emphasized with color etc. इसमें हम कलर को ऐड कर देते हैं। When multiple attributes are included they are plotted one by one with colors filled in. जब हम multiple attributes को ऐड करते हैं या multiple variables को हम ऐड करते हैं मल्टीपल, तो फिर हम हर वेरिएबल को एक डिफरेंट कलर एलोकेट करते हैं, तो उससे उस वेरिएबल को अंडरस्टैंड करना इज रिलेटिवली या कंपेयर करना इज रिलेटिवली ईजी। ठीक हो गया जी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ लाइन ग्राफ एंड एरिया ग्राफ। ये सिर्फ उसी की अपडेटेड फॉर्म है कि अब हम उसमें कलराइजेशन भी कर देते हैं। कुछ लोगों को लाइंस को देखने में प्रॉब्लम होती है, जब डिफरेंट लाइंस आती हैं तो वो उनकी आइज़ ब्लर हो जाती हैं, तो उनके लिए भी हम एरियाज डिफाइन करते हैं और वो एरियाज के थ्रू कंपेयर करना उनके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाता है। यहाँ तक ओके हो गया जी। सो मैंने पहले को भी डिस्कस कर लिया, सेकंड को भी डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी पिक्टोग्राम्स। अभी मैं जो किस पर हूँ, सॉरी अभी मैं किस पर हूँ, पिक्टोग्राम्स पे हूँ जी। सो पिक्टोग्राम्स, अच्छा डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं। अगर आप मोटरवे पे जाएं या इवन डिफरेंट साइंस होते हैं कि जहाँ पे वर्ड्स तो ऐड नहीं होते, लेकिन सिर्फ साइंस के थ्रू लैंग्वेज की जा रही होती है, सिर्फ साइंस के थ्रू कम्युनिकेशन की जा रही होती है, सॉरी ओके। सो दिस इज कॉल्ड द पिक्टोग्राम्स। Pictograms can be defined as a symbols, as a signs that represent an idea. उसके पीछे एक आइडिया होता है और उसको वही अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो उसके बारे में नॉलेज रखता है। Presenter speaker make use of pictogram where data is presented in the form of a small pictures. जिस तरह से आगे आप देख लो। अब जो पहली जो पिक्चर है वो लाइक बॉक्सिंग की है। यहाँ पे बताया नहीं जा रहा कि लिखा हुआ कुछ नहीं है, बट ओनली पिक्चर्स बीइंग शोन। इस तरह डिफरेंट पिक्चर्स हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो इसके नीचे जो है सेकंड रो में हॉकी जो है वो ही इज़ प्लेइंग, ओके। उसके बाद नीचे जो है वो आई गेस वो सर्फिंग है। सो डिफरेंट पिक्चर्स हैं, ओके। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब इसमें कई ऐसी पिक्चर्स होंगी दैट यू डोंट नो, ओके, यू डोंट नो। इसके लिए आपको कि इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए आपको विजुअल लिटरेसी चाहिए। जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया था विजुअल लिटरेसी का, कि सिर्फ विजुअल्स को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसके बारे में नॉलेज होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक ओके हो गया, फाइन है जी। सो आई एम डन विद द पिक्टोग्राम, दैट्स ऑल्सो डन। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे टिक कर देता हूँ, दैट्स ऑल्सो डन। अब मैं जो आगे मूव कर रहा हूँ वो अदर्स पे कर रहा हूँ। अदर्स, नेक्स्ट क्या है जी बेटा, नेक्स्ट क्या है, अदर्स। अदर्स पे हूं, ठीक है जी। अभी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं, अदर्स जी। सो द प्रेजेंटर स्पीकर कैन मेक यूज ऑफ वेरियस अदर विजुअल एड्स एज वेल इन ऑर्डर टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। इसके अलावा हम अनलिमिटेड आजकल अदर विजुअल एड्स भी अवेलेबल हैं। जब आप PCSE 1 में आओगे कैफ के बाद, आपको पता है PCSE 1 होता है जो आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है बिफोर गोइंग टू द आर्टिकलशिप, तो उसमें प्रेजेंटेशन अब देनी होती है, तो आप डिफरेंट उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, यू आर सपोज टू ऐड डिफरेंट विजुअल्स। सो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि यू हैव अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ विजुअल एड्स, ठीक है। तो आप उसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल
इसमें जो इंक्लूड है, दीज एग्जाम्पल माइट इंक्लूड, आप मैप्स ऐड कर सकते हो, आप ड्राइंग्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स जिसमें हायरार्की होती है वो आप ऐड कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स ऐड कर सकते हो, फोटोग्राफ ऐड कर सकते हो, एंड मल्टीपल सो मेनी अदर थिंग्स आप ऐड कर सकते हो। द नीड डिटरमिन द टाइप ऑफ विजुअल एड टू बी चूजन। तो ये जो विजुअल एड्स का आपने इस्तेमाल करना होता है वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है कि उस वक्त सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना होता है। यहाँ तक ओके हो गया? देखिए अदर्स में कहना चाह रहा है कि आप अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू ICT, अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ, वी डू हैव द visual aids nowadays, we do have different sort of tools to make your presentation good, लेकिन उसका इस्तेमाल कब करना है और कहाँ करना है ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि सिचुएशन डिसाइड करेगी। ये अगला पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है जी? सो इट्स ऑल अबाउट द अदर कम्युनिकेशन, नॉट योर कम्युनिकेशन। जब भी आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपने मुताबिक कम्युनिकेशन नहीं करते, या तो आप कस्टमर के मुताबिक करते हैं, या आप बॉस के मुताबिक करते हैं, या आप सिचुएशन के मुताबिक करते हैं, या आप किसी इन्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। यहाँ तक ओके हो गया? अब नेक्स्ट जो मैं जा रहा हूँ वो गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव विजुअल एड्स। गाइडलाइंस क्या है अब मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ तक ओके है जी? I do have limited white board, तो मुझे इसी white board को यूज करना है। Yes, so next point is guidelines for effective visual aids. Guidelines for ये बेहतर है, इफेक्टिव अब वो क्या गाइडलाइंस है कि जिसके थ्रू हम विजुअल एड्स को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या उस तरीके से यूज़ करें कि जिससे उसकी अफादियत मैक्सिमम हो जाए, उससे हमें बेनिफिट मैक्सिमम रिसीव हो जाए। ठीक है जी? तो द फर्स्ट वन इज द विजुअल शुड बी रेलिवेंट एंड मस्ट बी प्लेड विद द रिलेटेड मटेरियल इज बीइंग डिस्कस अपॉन। पहली वही बात है कि जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। अब सपोज एक जगह पे टेबल की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप वीडियो नहीं दिखा सकते, और जहाँ पे पिक्चर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप ग्राफ नहीं दिखा सकते। सो हर विजुअल की एक अपनी जगह है और उस जगह के मुताबिक ही आप उसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट इज कीप योर विजुअल एड एज सिंपल एज यू कैन। इसको जितना सिंपल रख सकते हो आपने रखना है। इट शुड नॉट कंटेन टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द रीडर लिसनर वुड नॉट बी एबल टू रिटेन बाय द एंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। इसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना हो विजुअल में। एक टेबल आपने बना दी है और उस टेबल में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी है कि वो जब टेबल को हटाया गया है प्रेजेंटेशन में, या टेबल आपके आंखों से ओझल हो गया है, तो आप सारा कंफ्यूज हो गए यार मैंने क्या गो थ्रू किया था। ठीक है? तो आपका माइंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर माइंड टू प्रोसेस द मल्टीपल इंफॉर्मेशन। तो कहना चाह रहा है कीप योर इंफॉर्मेशन एज सिंपल एज यू कैन एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन एट वन टाइम। पुट अ लिमिट टू यूज ऑफ टर्म्स एंड टाइटल विद इन द विजुअल। ठीक है जी? वही बात है कि विजुअल के साथ आपने जो टाइटल्स हैं, जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं, वो आपने मिनिमम रखने हैं in order to understand it very well. यहाँ तक ओके हो गया? I'm done with the 2 bullet point. The third bullet point is emphasize effectively by using unlimited variety of visual techniques available. ठीक है जी? तो हमारे पास आज को जो visuals हैं आपको पता है due to ICT, due to technology, we have unlimited sort of visual aids. ठीक है? तो ये आपको पता होगा कि किस मौके पे आपने कौन से visual aid का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जी विजुअल एड शुड बी लार्ज इनफ सो दे कैन बी रेड एनीवेयर इन द रूम। ठीक है जी? अब इतने जो भी आपने चीज़ दिखानी है वो इतनी एटलीस्ट साइज में बड़ी हो कि एवरी पर्सन कैन सी क्लियरली। अब सपोज मैं आपको विजुअल एड दिखाऊं और मैं आपको यहाँ पे ये देखें विजुअल एड बना रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना दूँ, ये मैंने कुछ बनाया। अब ये इतनी स्मॉल है, इतना स्मॉल इमोजी है
कि डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू। ओके, इसलिए अगर आप देखें जो अच्छी क्लासरूम, अच्छी जो यूनिवर्सिटी, अच्छे जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इवन सिनेमा में आप देखें तो सीट्स ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे होती हैं। ऐसे क्यों होती हैं कि जो लास्ट में बैठा हुआ है उसको भी इतना ही नज़र आए जितना पहले वाले को नज़र आ रहा है। जिस तरह नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जो सबसे आगे बैठे हो उनको ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, जो पीछे बैठे उनको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होता। ये प्रॉब्लम है टू सी द विजुअल एड्स। ठीक है, लेकिन ये यही कहना चाह रहा है कि इतना उनको आप इनलार्ज करो या इस तरह से फैसिलिटेट करो कि रूम में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग उसको गो थ्रू कर रहे हैं, जितने भी लोग उसको देख रहे हैं, उसको हर एक को वो इक्वली नज़र आए। ये ना हो कुछ लोगों को कम नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, so that should not be the case। ठीक है जी, so I am done with the guidelines as well। यहाँ तक ओके हो गया, I am done it, यहाँ तक ओके। so the next is practical uses of visual communication। अब practical uses, that's a new topic 3.3, ये हो गया, this is done। now 3.3 और क्या है जी, practical uses of visual communication। ये प्रैक्टिकली हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है जी, तो सबसे पहले इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी द यूज ऑफ विजुअल एड इन वेरियस फॉर्म। सम ऑफ द यूजेस आर एडवर्टाइजमेंट। माशाल्लाह से जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आपको जो अट्रैक्ट किया जाता है, आपको पता ही है सेलिब्रिटीज़ के थ्रू डिफरेंट एक्टर्स और डिफरेंट एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स होती हैं। सो आप जो मोस्टली मोटिवेटेड होते हो आजकल, वो इन सेलिब्रिटीज़ को देख के या इन पिक्चर्स को देख के आप मोटिवेट होते हो। ऐसा ही है ना, अगर आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं तो आई थिंक आपको कोई रोड खाली नहीं मिलने वाली। ओके, आपको कोई चौक खाली नहीं मिलने वाला, हर जगह आपको विजुअल एड्स, बल्कि इसको तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आजकल विजुअल पोल्यूशन हुई हुई, हर चीज़ की पोल्यूशन होती है। ओके, सिर्फ इन्वायरमेंट की पोल्यूशन नहीं होती, सिर्फ धुएँ की पोल्यूशन नहीं होती, बल्कि नॉइस पोल्यूशन भी होती है। मतलब इतना शोर आपको आ रहा होता है, दैट्स अ नॉइस पोल्यूशन। आप अगर ज़रा जाएं, ज़रा बाज़ार में आगे पीछे निकलें ज़रा, तो आपको इतने नॉइस फील होगा शहरों में। नॉइस पोल्यूशन भी होता है, इस वजह से विजुअल पोल्यूशन भी होता है कि आपको इतने कलर्स दिखाए जाते हैं, इतनी विजुअल एड्स दिखाई जाती हैं कि समहाउ यू आर नॉट एबल टू ग्रैब द मेन आइडिया, क्योंकि इतनी एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं। एनीवेज, सो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है जी, मोस्टली आजकल लिखना बहुत कम हो। आप देखें, अगर पूरे बोर्ड पे, बड़े से एक बिल बोर्ड पे बड़ी सी पिक्चर होगी, लिखा हुआ साथ शायद कुछ ना हो, वो जो सारा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो पिक्चर के थ्रू कन्वे करना चाह रहे हैं। तो आजकल वन पिक्चर स्पीक्स हाउ मेनी वर्ड्स, 1000 वर्ड्स। तो अगर आपने पिक्चर ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर दी, इसका मतलब है कि उसमें 1000 वर्ड मिनिमम खुद ब खुद ही पोशीदा है, वो जो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है जी, उसके बाद प्रमोशंस हैं। प्रमोशंस होती हैं, प्रमोशंस जिस तरह से डिफरेंट प्रमोशंस होती हैं, आपको पता ही है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, एक के साथ एक फ्री वाला सीन जो होता है, ऐसा है ना, 2 पिज़्ज़े लें, 2 पिज़्ज़ों के साथ 1 पिज़्ज़ा फ्री। पाकिस्तान में तो ऐसी बहुत सेल्स होती हैं। ठीक है जी, ईद पे जी 50% ऑफ, वैसे होता नहीं है, नॉर्मली हम ज़्यादा ही चूना लगाते हैं। ओके, तो प्रमोशंस इस तरह से की जाती हैं। ठीक है, और जो प्रमोशन की जाती हैं वो आपको अट्रैक्ट की जाता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट या थ्रू विजुअल एड्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रोडक्ट प्लेसमेंट दैट्स अ वेरी लिटिल बिट टेक्निकल कॉन्सेप्ट। आप जब भी किसी स्टोर में जाएं, किसी बड़े मॉल में जाएं, तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे प्लेस की जाएगी। सपोज अगर आप हाइपर स्टार में जाएं या अगर मेट्रो में जाएं, एक लंबा सा रैक आपको नज़र आएगा। अब उस एक ही रैक में आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। सपोज अगर आप बात करें शैम्पूज़ की, तो एक ही रैक में आपको सारे शैम्पूज़ नज़र आने वाले हैं। उसमें हेड एंड शोल्डर होगा, पैंटीन होगा और सनसिल्क होगा और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो भी अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे आपको नज़र आएंगे। अब जो सबसे, ये रिसर्च आई है कि जो सबसे पहले जो नज़र आएगा, हम समझते हैं कि वो सबसे अच्छा है, और हम जो अपने माइंड में रैंकिंग करते हैं, जो सबसे लास्ट में पड़ा है वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, जो सबसे पहले है उसकी वैल्यू ज़्यादा है।
ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट प्लेसमेंट, कि आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस करते हो वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट सबसे आगे पड़ी हुई है, जहाँ पे एंट्री हो रही है, जहाँ पे कस्टमर इंटर हो रहा है, अगर वहाँ सबसे पहले उसको आपकी प्रोडक्ट नज़र आती है, तो इट मीन्स ही विल वैल्यू योर प्रोडक्ट मोर। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट सबसे पीछे पड़ी हुई है तो फिर शायद 10 में से 2-3 कस्टमर ही उसको देखने के लिए चाहें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन योर बाइंग। उसके बाद इंडोर्समेंट्स होती हैं। यस, इंडोर्समेंट्स होती हैं कि देखो, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में, बल्कि ये सब कॉन्टिनेंट में रवाज है कि हम अपनी जो बिजनेस प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट करवाते हैं वो सेलिब्रिटी से करवाते हैं। जिस तरह से अब वसीम अकरम जो है वो जनाब एरियल के एडवर्टाइजमेंट में आया हुआ है और वो कपड़े धो रहा है, ऐसा ही है ना? ओके, या वो क्या है, जीतो पाकिस्तान, जिसका नाम क्या नाम है उसका, फवाद आई गेस। ओके, अब वो क्या कर रहा है जी, वो दूसरों के घरों में जाके वो जो टॉयलेट क्लीन कर रहा है जी। ओके, जस्ट लेट मी नो सर, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये सेलिब्रिटीज करेंगे क्या? वसीम अकरम खुद कपड़े धोएगा? ओके, क्या वो जो फवाद आलम है ना, क्या वो खुद जो है वो घरों में जाके टॉयलेट क्लीन करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारे यहाँ अब जिस तरह शान उसका एडवर्टाइजमेंट आती है वो सर्विस टायर के साथ आई है, इसके वो जनाब बाइक चला रहा है, 70 बाइक चला रहा है। ठीक है जी, तो क्या उसने अब 70-100 बाइक चलाना है? तो ये मतलब बेतुकी सी बात है, लेकिन हम फिर भी बिलीव करते हैं क्योंकि शान ने इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि वसीम अकरम इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फवाद इसको यूज़ कर रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट, कि हम उस प्रोडक्ट को जो इंडोर्स करवाते हैं, उसको जो ऑथेंटिकेट करवाते हैं, वो हम सेलिब्रिटी से करवाते हैं, और इससे आपका जो माइंड है उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करता है और आप जल्दी उसको बाय कर लेते हो। ठीक है जी, तो दैट्स फॉर एंडोर्समेंट। उसके बाद सेल्स प्रमोशंस है। यस, अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट रैक्स बने होते हैं, कंपनी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं। सपोज जिस तरह से कई दफ़ा देखने में आया जी, कंपनीज ने नए सॉसेजेस बनाए हैं या नई माइनीस इंट्रोड्यूस करवाई है, तो वो अब माइनीस जो है ना वो, या जो चिकन स्प्रेड है वो जनाब वो ब्रेड पे लगा के ना वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे कि वो आपको टेस्ट करवा रहे होंगे। ठीक है जी, या न्यू स्टार्टअप बिरयानी मिसाला आया है, तो वो कंपनी ऐसा करती है सम टाइम कि उन्होंने जनाब वो बिरयानी रखी होती है थोड़ी सी और वो आपको टेस्ट करवा रहे होते हैं, या कोई नई प्रोडक्ट ऐसी कुछ चीज़ बना दिया है, या कोई भी ऐसी कोई डेयरी प्रोडक्ट है या कोई और प्रोडक्ट है, कोई कंपनी नई बनाई है, तो क्योंकि आपको नहीं पता होता उसके टेस्ट का, तो पहले आपको वो टेस्ट करवाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाई जाती है। तो दैट इज कॉल्ड दी सेल्स प्रमोशन। पब्लिक रिलेशंस होता है जी, द नेक्स्ट पब्लिक रिलेशंस, आपका जो पब्लिक के साथ रिलेशनशिप, आपका मतलब बिजनेस का, आप जिस बिजनेस में होंगे और आपने जो अपना ताल्लुक मेंटेन करना है, किसका करना है, अल्टीमेटली पब्लिक के साथ करना है। और पब्लिक आपके बिजनेस का इतना अच्छा ताल्लुक मेंटेन करेगी जितने अच्छे आप उनको विजुअल्स दिखाओगे। जिस तरह से आप खुद देखोगे पाकिस्तान में चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन चीज़ें कितनी अच्छी पैकिंग में उसकी ज़्यादा वैल्यू है। हम समझते हैं कि पैकिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक रिलेशन तभी अच्छे मेंटेन होते हैं कि जब उनका विजुअल अच्छे तरीके से दिखाया जाए, दिखने में वो चीज़ें अच्छी नज़र आएँ, तो उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में इतना ही अच्छा हम ओपिनियन जनरेट करें। तो ट्रेड शोज़ आप देखें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, या हर बड़े शहर की बात करें, तो वहाँ पे एक एक्सपो सेंटर होता है, ट्रेड सेंटर होता है, कि जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज आके वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं। ठीक है, अगर कराची की बात करें, ये मतलब लाहौर में भी ऐसे ही है कि जब ट्रेड शोज़ होते हैं तो हर कंपनी एक ही फ्लोर पे एक ही अपना उन्होंने केबिन बनाया होता है और एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो दैट्स फॉर ट्रेड शोज, कि जहाँ पे हर कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। द नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी हो गया। अब प्रैक्टिकल यूजेस की बात, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? एडवांटेजेस ये भी हो गया। अब मैं किस पर हूँ बेटा, अभी मैं किस पर हूँ? ओके, विजुअल एड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं जी? It can be considered a very fast way to communicate the message, as it follows a famous saying, a picture is worth 1,000 words. ठीक है, ठीक है।
यस, इट्स अ वेरी फास्ट वे टू कम्युनिकेट विजुअल्स के थ्रू। जब आप वर्ड्स को पढ़ते हो या वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो बड़ा मुश्किल होता है वर्ड्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लेकिन अगर पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड कराओगे तो इट्स वेरी इजी, वेरी क्विकली you understand. What a famous saying that a picture is worth 1,000 words. ठीक है, एक पिक्चर जो है वो मिनिमम कितने वर्ड्स के इक्वल होती है? 1,000 वर्ड। अगर आप 1,000 वर्ड्स लिखें और एक पिक्चर शो कर दें, that is gonna be equal. It rises, the next bullet point, it rises above the language barriers. के अब विजुअल्स हैं वो हर कल्चर में सेम है। सपोज एक स्माइल है, स्माइल चाहे आर्टिफिशियली स्माइल कर लो भाई, आर्टिफिशियल स्माइल ही कर लो, ओके। सो लाइक स्माइल, तो अब जो स्माइल है ये हर कल्चर में सेम है। लाइक आप ये किसी गोरे को भी दिखाएं, किसी अफ्रीकन को दिखाएं, किसी अरबी को दिखाएं, कि किसी को भी दिखाएं तो वो द पर्सन विल से दिस पर्सन इज स्माइलिंग, ओके जी, देखिए। सो या कोई रो रहा है, देखिए, तो हर कल्चर में उसका सिंबल सेम है, ठीक है जी। सो इट राइजेस अबव द लैंग्वेज बैरियर्स। तो जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, जो वर्ड्स के बैरियर है, लैंग्वेज बेसिकली वर्ड होते हैं, जो वर्ड्स के बैरियर हैं, जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड बुलेट पॉइंट, इट ग्रैब्स अटेंशन, ठीक है जी। आपकी जो मैक्सिमम लर्निंग होती है वो आंखों से होती है, इंटरेस्टिंगली कानों से कम होती है और आंखों से ज़्यादा होती है, ठीक है। आप जब उस चीज़ को देखते हो तो वो चीज़ बड़ी देर तक आपके जहन में रहती है, ठीक है। जिस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपने किसी को बचपन में देखा, किसी के साथ आप रहे, अगर अभी भी वो आपको नज़र आएगा तो आप उसको पहचान लोगे, उसका शायद नाम आप भूल जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, तो हम कहते हैं यार तुम्हें मैंने कहीं देखा है, तुम्हें मैंने कहीं देखा है। कई सालों बाद भी देखोगे तो ये देखने से आपकी मेमोरी जो है ना वो लाइफ लॉन्ग समटाइम रहती है, लेकिन सुनने से आपको बार बार, आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो तो ये आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनने की मेमोराइजेशन बहुत कम है, लेकिन देखने की मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा है। पीपल टेंड टू रिमेंबर व्हाट दे सी मोर देन व्हाट दे हियर मेयरली। वही बात है कि वो लोग ज़्यादा याद रखते हैं, वो ज़्यादा जो मेमोराइज रखते हैं चीज़ों को, वो देखने से रखते हैं, ना कि सुनने से रखते हैं। When visual aids are used to communicate a message, people feel more involved and connect. जब हम visual aids का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लोग ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइक आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप साथ प्रेजेंटेशन, जिस तरह से आपको पता है डिफरेंट टीचर्स हैं वो स्लाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ये चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, स्लाइड्स का इस्तेमाल करना। और अगर इंटरेस्टिंगली उस स्लाइड में भी मेरे को वीडियो भी चल रही हो तो फिर तो आप उसको बहुत ही ग्रैब करने वाले हो, फिर तो आप उसको बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाले हो, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। सो आई एम डन विद एडवांटेजेस, एडवांटेजेस भी हो गए हैं। अब आई एम मूविंग फॉर द डिसएडवांटेजेस। अब मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? डिसएडवांटेजेस की तरफ जा रहा हूँ, और इस डिसएडवांटेजेस के साथ ही आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा जी। इट इज फाउंड इम्प्रिसाइज टू कन्वे कम्प्लेक्स आइडियाज टू द ऑडियंस, ठीक है जी। इट इज फाउंड इम्प्रिसाइज टू कन्वे, ठीक है। अगर आपने कम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लेन करना है, अगर आपने कोई डिफिकल्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आपको एक्सप्लेन करना होता है। जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोलना होता है, ठीक है। वहाँ पे आप पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, वहाँ पे आप वीडियोस प्रॉब्ली इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, वहाँ पे खुद आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करनी होती है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। अब आप एक डिफ़िकल्ट सा टेबल ऑडियंस को दिखा दें, उन्हें नहीं अंडरस्टैंड होगा, यू हैव टू एक्सप्लेन कि इसके अंदर क्या लिखा हो। जिस तरह QM के आपके सामने कई टेबल्स आते होंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, टीचर हैज़ टू एक्सप्लेन। जब तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज इट मे बी वेरी कॉस्टली एज हाई क्वालिटी इमेजेस and graphic might require you to arrange additional resources, thereby increasing overall cost, ठीक है जी। अब अच्छे विजुअल्स को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक अच्छी जो है वो अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। तो इट पुट यू ऑन अ ह्यूज कॉस्ट समटाइम्स, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर अच्छे आप विजुअल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, द सेकंड लास्ट बुलेट पॉइंट इज पूल डिजाइन विजुअल्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। अगर आपने पिक्चर जो लगाई है वो ब्लर्ड है, या आपने टेबल बनाया वो सही नहीं बनाया, लाइंस ऊपर नीचे कर दी हैं, या फिगर्स आपने उसमें
बहुत छोटी लिख दी हैं या बहुत ही बड़ी लिख दी हैं, तो वो फिर पूरी डिज़ाइन हो गया। तो पूरी डिज़ाइन, या आप कोई मूवी देख रहे हो, आप खुद देखो, आप मूवी देख रहे हो, उसकी ग्राफिक्स की अच्छे नहीं है, उसके जो कलर्स हैं वही प्रॉपर नहीं आ रहे, तो वो बजाय आप में अट्रैक्शन क्रिएट करने के वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी आपके लिए। तो ये कहना चाह रहा है पूरी डिज़ाइन विजुअल्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिंग। आगे द लास्ट बुलेट पॉइंट इज मेकिंग चार्ट्स एंड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा कैन कॉल फॉर एनफ ऑफ योर टाइम। ठीक है जी। अब अगर आपने चार्ट बनाने या अगर आपने टेबल्स बनाने हैं तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करूँ जो हमारे कोर्स में नहीं है एज सच, अगर मैं आपको क्यूएम पढ़ा रहा होता जो मैं आपको गो थ्रू कर सकता हूँ या आईटी गो थ्रू कर सकता हूँ, या जितने भी कोर्सेज हैं, अगर मैं तो उसमें सम हो टेबल्स बनाए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि मेकिंग चार्ट्स एंड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा कैन कॉल फॉर एनफ ऑफ योर टाइम, कि अगर आप टेबल बनाओ या अगर आप एक लेंथी सी कोई चीज़ ड्रॉ करना शुरू कर दो तो इट गोना कंज्यूम हेल ऑफ टाइम। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द विजुअल पार्ट, सो आई एम डन विद इट। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। ओके, और उसको आप 2-3 दफ़ा जब गो थ्रू करोगे, सो देन ओनली यू आर गोना बी एबल टू रिमेंबर इट। एक दफ़ा से अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन मेमोराइजेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको जब तक 2-3 दफ़ा आप रिपीट नहीं करोगे, ओके, वो आपको मेमोराइज नहीं होगा। तो गो थ्रू 2 or 3 टाइम्स। ओके जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन टॉपिक कवर हो गया। एज यू नो, I'm done with the visual communication. So now I'm moving for the next topic, and that is the verbal communication. Ji. So I'm gonna write it here, verbal communication. ठीक है जी, that's our next topic, and that is 4th topic of chapter number 5. ठीक है जी। सो वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो आपको पहले बता दूं कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। आई हैव टू से कि वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, लाइक योर ओरल कम्युनिकेशन एंड प्लस योर रिटन कम्युनिकेशन एज वेल। लेकिन आपकी बुक में ऐसा फील कराया जा रहा है कि ओनली द ओरल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड अ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कह रही है कि जब भी आप वर्ड्स का इस्तेमाल करें, चाहे आप बोल के करें या चाहे आप लिख के करें, सो दोनों सिनेरियोज में इट इज़ कॉल्ड अ वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो टच कर रहा है, ये सिर्फ आपके बोलने को टच कर रहा है, और जब हम सिर्फ बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। एंड एज यू नो कि हम जब बोलते हैं तो हम 2 तरह से बोलते हैं, या तो हम फेस टू फेस बात करते हैं, और जहाँ पे हम फेस टू फेस बात नहीं कर पाते, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम एक पर्सन के साथ फेस टू फेस डिस्कशन कर सकें, तो वहाँ पे हम किसी मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू टॉक विद अदर पीपल। ठीक है जी। सो दैट इज अ बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है जी। सो इसमें जो मेन डिस्कशन होने वाली है, रिटन कम्युनिकेशन ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू, एंड इन दिस टॉपिक ओके वी आर गोना डिस्कस जस्ट द ओरल पार्ट, कि हम जो बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में वो कितनी फॉर्म्स में बोलती हैं, किस किस तरह से बोलते हैं, और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है जी। सो ओरल कम्युनिकेशन, जी, ओरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन वेयर इंडिविजुअल्स कन्वर्स विद ईच अदर। जहां पे ओरल कम्युनिकेशन में जहाँ पे इंडिविजुअल एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्स करते हैं, टॉक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इन अदर वर्ड इट इज एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक्स यूज ऑफ अ स्पोकन वर्ड, जहाँ पे हम बोलते हैं, जहाँ पे हम बोल के अल्फाज की अदायगी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। इट कैन बी डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन और मे इन्वॉल्व अ कन्वर्सेशन मेड यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन। ठीक है जी। तो या तो हम फेस टू फेस बात करते हैं, और जहाँ पे फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है तो मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते
करते हैं, लाइक मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, या हम लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। सो फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस के क्या फीचर्स होते हैं? सो लेट मी फर्स्ट, तो अब पहला जो हम 4.1 जो कवर करने वाले हैं दैट इज दी ओरल कम्युनिकेशन। अब इसकी मैंने आपको बेस बना दी है बेटा, ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है जी, आपकी बेस बन गई है, आई होप कि आपकी बेस बन गई होगी। उसके बाद जो फीचर्स हैं, अब इसके जो फीचर्स होते हैं 4.1, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे। 4.1, ठीक है जी। नाउ द फीचर्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है जी? फीचर्स जी, पहला पढ़े ओरल कम्युनिकेशन जी। पहला फीचर क्या है जी? आप जरा बताएं मुझे, पहला फीचर क्या है जी? जब हम बोलते हैं तो जरा आपके जहन में होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं बेसिकली जी। हम जब बोलते हैं तो क्या करते हैं? सिंपली हम क्या करते हैं जी? हम आइडियाज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हमारे माइंड में जो चल रहा होता है उसको शेयर करना चाहते हैं। तो फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज सेइंग इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स यूजिंग द स्पोकन वर्ड्स। ठीक है जी। तो जब भी हम बोलते हैं तो हम अपने आइडियाज, जिस तरह से मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूं, मैं ओरल के साथ प्लस विजुअल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं। तो मैं 2 सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, ओरल प्लस विजुअल कम्युनिकेशन। तो अगर मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो बोलने के थ्रू मैं अपने आइडियाज आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूँ, बुक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाई वी डू द ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन इंक्लूड नॉन वर्बल क्यूज एज वेल। जब आप बोलते हैं तो नॉन वर्बल तो ऑटोमेटिकली, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी पारा लैंग्वेज तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड ही है, और अगर टेलीफोन पे है तो फिर पारा लैंग्वेज ऐड करेंगे, अगर फेस टू फेस है तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली साथ मूव ऑन कर रही होगी या उसके एक्सप्रेशन आ रहे होंगे। ठीक है जी। सो इट इंक्लूड नॉन वर्बल एज वेल। इट कैन इंक्लूड नहीं होगा, इट इंक्लूड्स, ये ऑटोमेटिक है, इट इंक्लूड्स तो होना ही होना है। इट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्राइवेट लाइफ है, या चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों लाइफ में इट्स अ सक्सेस फैक्टर। ठीक है, ये कम्युनिकेशन होगी, ये कम्युनिकेशन होगी, ओरल कम्युनिकेशन होगी तो आप सक्सेसफुल होंगे। किसी की कामयाबी सिर्फ लिखने की बेस पे नहीं होती, किसी की कामयाबी सिर्फ जेस्चर्स की बेस पे नहीं होती, बल्कि कोई जो लीडर बनता है, एक कामयाब शख्स जो होता है, उसको पता होता है किस सिचुएशन में कैसे बोलना है और कैसे लोगों को ग्रैब करना है जी। इट डिपेंड्स हैवीली, द लास्ट बुलेट पॉइंट, डिपेंड्स हैवीली अपॉन द रिसेप्टिविटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल ऑफ द लिसनर्स। तो रिसेप्टिविटी के आपको मैं जितना मर्जी समझा लूं, देखिए अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे मैसेज कितना अंडरस्टैंड करते हो, आपकी रिसेप्टिविटी लेवल क्या है, आप कितना उसको रिसीव कर सकते हो, आप कितना अटेंटिवली उसको हासिल कर रहे हो। सो इट ओके, ओरल कम्युनिकेशन इज फाइन, आई एम डूइंग विद यू, लेकिन असल इसकी अफादियत तभी होगी, बोलना इज नॉट अ मकसद, सुनना इज मोर इंपॉर्टेंट। द मोर यू गुड लिसन, द मोर गुड यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। सो कहना चाह रहा है कि आप बोल के चले जाएं, मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊं, लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली सुने ना, आप ध्यान से उसको गो थ्रू ना करें, तो फिर बात नहीं बनने वाली। तो यही कहना चाह रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसेप्टिविटी, आप कितने अच्छी तरीके से रिसीव कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि आप कितना मुझे अटेंटिवली देख रहे हो। ठीक है, तो रिसेप्टिविटी कानों से ताल्लुक होता है और ऑब्जर्वेशन जो है आपकी आंखों से ताल्लुक होता है। ये आंख और कान, ठीक है, ये दोनों का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है आपकी लर्निंग के साथ, जहां पे ये दोनों मैच हो जाते हैं कि जो आप देख रहे हो और जो आप सुन रहे हो, अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई तो आपकी लर्निंग इज गोना बी वेरी फैंटास्टिक। ठीक है जी। और अगर आप जो देख रहे हो वो कुछ और है और आप जो सुन रहे हो वो कुछ और है, तो फिर बात नहीं बनने वाली। दोनों चीजों को मिक्स अप करोगे तो आपकी लर्निंग अच्छी है। बात याद रखना, देखना, जब भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब भी आप लेक्चर्स गो थ्रू कर रहे हो, तो दोनों चीजें आपके साथ होनी चाहिए, आपकी आंखें और आपके कान दोनों एक्टिव होने चाहिए। अगर इसमें एक एक्टिव और दूसरा एक्टिव नहीं है फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों एट द सेम टाइम हार्मनी में चलने चाहिए। क्लियर हो गया आप जी?
जी। so next is the advantages of oral communication. Next is the advantages of oral communication. ठीक है जी। so यहां तक मैंने कर लिया। ओके, ये पार्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ मूव टुवर्ड द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशन ऑफर हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको जो चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं वो लिसनिंग के थ्रू होती हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके थ्रू आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। और ट्रांसपेरेंट, किसी इंसान को जो पता चलता है जब वो बोलता है उसका पता चलता है। आपको पता ही है ना कि कोई इंसान खामोश है, उसका नहीं पता चलेगा कि वो इंसान क्या है। किसी इंसान को अगर आपने वैल्यू करना है कि वो कितने पानी में है या उसके पास क्या नॉलेज है या वो क्या सोचता है, तो जब वो बोलेगा तो ही पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली है क्या। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद इट ऑफर स्पॉन्टेनियस फीडबैक एंड हेल्प्स मेकिंग क्विक डिसीजंस। ठीक है जी। सो आपको जो इट ऑफर स्पॉन्टेनियस फीडबैक। ठीक है, इसमें ओरल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक आता है वो फौरन आता है। जिस तरह से आप मुझे सुन रहे हो तो आप उसको फौरन मुझे रिस्पॉन्ड करोगे। अगर आप मुझे फेस टू फेस होते तो आपने फौरन रिस्पॉन्ड करना था यस सर या नो सर, या आपका चेहरा बता रहा होता है कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब ओरल कम्युनिकेशन किसी के साथ करते हो उसमें जो फीडबैक होता है, जो अगले पर्सन का जो रिएक्शन होता है वो एट द सेम टाइम होता है एंड हेल्प्स मेकिंग क्विक डिसीजन। तो आप जो फैसले आप बहुत जल्दी कर लेते हो। याद रखना, जो क्विकेस्ट फैसले होते हैं वो देख के होते हैं या अगले बंदे से बात करके होते हैं। ठीक है जी। मतलब जो फैसले होते हैं वो रियली वो लिख के नहीं होते। फैसले लिख के जो हमने देख के डिसीजन किया होता है वही बाद में लिखना होता है। फैसले लिख के नहीं होते, बल्कि जो फैसले होते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग बट सेव मनी एंड एक्स्ट्रा एफर्ट एज वेल। तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो इट इज नॉट ओनली कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग। ठीक है जी। तो ओरल कम्युनिकेशन से आप जल्दी, क्योंकि लिखने में काफी टाइम कंज्यूम होता है, और जब आप बोल रहे होते हो तो आप काफी क्विकली बोल रहे होते हो। सो इट इज नॉट ओनली कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग। तो जब भी आप बोल रहे होते हो तो आप जो है ना वो टाइम सेव कर रहे होते हो। ठीक है, एक बात आपने बेटा आप खुद देखो कि आपने एक बात लिख के करनी है। आप अगर व्हाट्सएप पे लिख के करोगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन वही बात अगर आप बोल के करोगे तो वो उसमें काफ़ी लेस टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि इट्स सेव टाइम्स और आपके कन्वीनियंस भी। अगर आपने एक मैसेज लिखना है, जस्ट थिंक अबाउट का आपने एक मैसेज लिखना है और आपने उस मैसेज को काफ़ी लेंथी लिखना है तो कितना टाइम लग जाएगा टाइप करते हुए। ठीक है, अगर आप उसको टेलीफोन कर लें तो विद इन 2 मिनट्स, विद इन 1 मिनट आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। So but save money and extra effort as well। तो आप अगर फर्स्ट गो में अच्छा अंडरस्टैंड कर गए, अच्छा अगर मुझे आप सुन गए फर्स्ट गो में ही, तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आपके रिसोर्सेज भी सेव होंगे। ये कहना चाह रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इट इज बेस्ट टू हैव देम स्पोकन एंड पुट टू एन एंड बाय टॉकिंग देम ओवर। ठीक है जी। जितने भी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमने आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जितने भी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनका जो हल है वो कभी जंग नहीं होती। उनका हल अगले बंदे को मार देना नहीं होता, बल्कि जो रियल सोल्यूशन होता है वो यही होता है कि आपने उससे बात करनी है, मतलब या वो आपसे बात करे, सॉरी की जाए या कोई उसका हल निकाला जाए। ठीक है, तो जब तक आप ओरल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे बात नहीं बनने वाली। ठीक हो गया जी। टीम वर्क नेसेसिटेट्स ओरल कम्युनिकेशन के जब भी आप आज का जो काम होता है वो टीम में होता है, लोगों में इकट्ठे रह के होता है, और जब लोगों में रह के आपने लोगों से काम करवाना है तो वो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। आपने किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, किसी की आपने बात सुननी है, तो जब आप ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। अगर आप अच्छा बोल ही नहीं पाते या अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स ही पुअर है तो देन यू कांट बी अ गुड टीम लीडर और यू कांट मैनेज अ गुड टीम। You can't manage a team. In fact, it encourages second bullet point encourages employees morale. Okay, it encourages employees morale. तो जब अगर आपकी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप दूसरों को मोटिवेट करोगे। ओके, तो इससे आप एम्प्लॉइज़ के मोरल को, जो आप एसोसिएटेड हैं, उनका मोरल जब हाई होगा
उनकी मोटिवेशन लेवल जब हाई होगी तो फिर उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी, ठीक है जी। तो अगर आपकी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपको पता है कि सिचुएशन के हिसाब से लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है, उनको किस तरह से मैनेज करना है, तो आप एक अच्छी टीम भी मैनेज कर सकते हो और उनका मोरल भी हाई कर सकते हो उनकी। और जब मोरल हाई होता है, जब उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, जब उनकी एनर्जी हाई होती है, तो फिर वो अपना वर्क भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट इट कैन बी यूज एज द बेस्ट टू कम्युनिकेट प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। जो भी आपके लाइफ के प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम लिख के नहीं करते बल्कि बोल के करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, जो आपकी पर्सनल बातें होती हैं, और कोशिश करना जिंदगी में लिख के ना करना। लिख के आप फंस जाओगे, अगर फ्यूचर में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और मोस्टली हो ही जाते हैं, तो फिर वो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपने पहले लिखा हुआ था। इसलिए आपने कोई पर्सनल बात करनी है, कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, तो हमेशा बोल के करो, ठीक है जी। सो आई एम डन टिल हियर एडवांटेजेस। नाउ मूविंग फॉर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये भी हो गया। नाउ आई मूविंग फॉर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। बेटा याद रखो क्या है जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ दी ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। इसको आपके लिए मैं साफ करके लिख रहा हूं। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ दी ओरल कम्युनिकेशन जी। सो दो ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम when we make daily interaction, yet in case of meetings long speeches consume a lot of time and remain unproductive most, ठीक है जी। अब कहना चाह रहा है कि although it's easy to talk in oral communication, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इधर उधर की बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम अपनी काम की बात कम करेंगे, जिसमें आप किसी को फ़ोन करेंगे तो किसी मतलब के तहत ही कॉल करते हैं, लेकिन पहले हम पूछते हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, पूरी फैमिली का हाल चाल पूछेंगे, उसके कारोबार का पूछेंगे, उसके बाद कहीं जाके हम मेन बात करेंगे। ये कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ तो बहुत रवाज है कि हम जब भी तकरीर शुरू करते हैं, आपको पता ही है, तो पहले एक लंबी सी तमीद बांधते हैं और काफ़ी देर के बाद जो असल मैसेज होता है वो डिलीवर होना शुरू होता है, ठीक है। सो प्रोफेशनल लाइफ में इट्स नॉट अलाउड। आप जो बात करनी है, जब स्टेज पर आए एंड यू स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है। आपको इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज डायरेक्टली सूट अवर कल्चर, कि हम जब भी बात करते हैं तो हम मकसद की बातें, आप खुद देखो कि जब आप ग्रुप में स्टडी करते हो, आपने ग्रुप में स्टडी की होगी मैट्रिक में, एफए में, एफएससी में, इंटरमीडिएट लेवल पे, और अभी भी आप कर रहे होंगे, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्चुअल बात होती है वो बहुत कम हो रही होती है, और जो इधर उधर की बातें हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन में हम इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट इट कॉल्स फॉर अटेंटिव and receptive listeners with sound observation skill, otherwise message can go unheard or misunderstood, ठीक है जी। अटेंटिव और लिसन, ठीक है जी। तो ओरल कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम ये है कि बोलने वाला बेशक जितना अच्छा बोलने वाला हो, जितना मर्जी वो एक्टिव हो, लेकिन अगर लिसनर को नींद आ रही है या लिसनर ही अटेंटिव नहीं है और लिसनर फोकस नहीं कर रहा, तो फिर ओरल कम्युनिकेशन आपकी वेस्ट होने वाली है। तो दोनों साइड पे सेम एनर्जी चाहिए, दोनों साइड पे सेम एक्टिवनेस चाहिए, तो ही बात बनेगी। तो ये कहना चाह रहा है कि लिसनर अगर उसमें एक्टिव नहीं है या लिसनर अगर उसमें रिसेप्टिव नहीं है, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, तो फिर आपके ओरल कम्युनिकेशन का कोई फायदा सच नहीं होने वाला। द लास्ट बुलेट पॉइंट इज ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी मच एप्रिशिएटेड एज अ लीगल रिकॉर्ड, ठीक है जी। सो आपको पता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में एक्चुअली जितने पहले जो बात होती है वो ओरल की जाती है, लेकिन उसको जो कंफर्म किया जाता है वो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। जो कोर्ट में चीज़ वैलिड होती है वो ओरल कम्युनिकेशन कभी वैलिड नहीं होती, बल्कि रिटन कम्युनिकेशन वैलिड होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो लीगल रिकॉर्ड के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लीगली ये कोर्ट वगैरह में जहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे प्रूफ मांगे जाते हैं, और प्रूफ जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर आपके पास पेपर की फॉर्म में प्रूफ है, अगर आपने साइन करवाए हुए हैं वेल एंड गुड, अगर साइन नहीं है, अगर कोई पेपर नहीं है, अगर कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसको इनवैलिड करार दिया जाता है और उसकी कोई ऐसा ऑथेंटिसिटी नहीं होती, क्योंकि बोलने का कोई भी इंसान कुछ बात कर सकता है, उसके बोलने को हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिखने को हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें बाकायदा एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है और कोर्ट के लिए वेरीफाई करना बहुत आसान होता है। ओके जी, सो आई होप यू अंडरस्टूड। आई एम डन विद दिस लेक्चर। आज हमने विजुअल कम्युनिकेशन को गो थ्रू किया, उसके बाद फिर मैंने
उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया है और थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी है, ओरल कम्युनिकेशन होती क्या है, फिर फीचर डिस्कस किए हैं हमने, ओरल कम्युनिकेशन होती क्या है वो डिस्कस किया, फिर फीचर्स को हमने गो थ्रू किया है, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने डीपली गो थ्रू किया। ठीक है जी, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय विजुअल कम्युनिकेशन एंड नाउ समहाउ यू डेवलप अ बेस, बुनियाद आपकी बन गई है, फाउंडेशन आपकी बन गई है दैट व्हाट इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इस लेक्चर के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में विद न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।